नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग का। आईपीओ ऑलरेडी मार्केट में ओपन हो चुका है और इनका डिस्काउंटेड में लिस्टिंग हुआ। ये लिस्टिंग क्यों हुआ, इसका हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर प्रॉफिट तो है ही नहीं, या फिर लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, या फिर कट ऑफ प्राइस के लिए उनको थोड़ा इंतज़ार करें। ये सारी बातें हम आगे देखेंगे। इसके लिए हम पहले इसका आईपीओ सब्सक्रिप्शन कितना हुआ था वो देखेंगे, और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्यों कम हुआ वो हम देखेंगे, और फ्यूचर ऑफ द कंपनी क्या हो सकता है कि ये कंपनी भविष्य में आगे की ओर निकल जाए, क्योंकि अभी के युग में डिजिटाइजेशन इनका बहुत हो चुका है, इनके मेंबर्स डीमैट के भी बहुत बढ़ चुके हैं। तो ये सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। जो लोग नया है मेरी चैनल पे, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कमाने के मौके आपके लिए लाता रहता हूँ। और मेरा चैनल लाइक के साथ आप बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले देख सकें। मैं हूं निकुंज टेक्स विचार से। तो लीजिए शुरू करते हैं। तो आज का इनका ट्रेडिंग सेशन देख लेते हैं। आज के दिन इनका 265.45 इनका प्राइस रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं BSE लाइव इनका 265.45 पैसे में इनका शेयर क्लोज हुआ है। और ज़्यादा मोटा हम यहाँ पे देख लेते हैं 52 वीक हाई यहाँ पे 296, ये ज़्यादा से ज़्यादा 296 गया हुआ है। और आज के दिन में 262.75 लो गया था। देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी लिस्टेड में डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ पे खुला हुआ है, और ये थोड़ा मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है। वो क्यों जा रहा है वो आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम उसका थोड़ा जो फाइनेंशियल डेटा है वो थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने देखा हुआ था आईपीओ का जब आया, तब उसका अंदर टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तीनों देखा था। पर यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू हमने देखा तो 7536 2018 में था, फिर ये कम हो गया है 7626। ये सारा मिलियंस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और 7427.79 यहाँ पे कम हो गया, मतलब कि इनका टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है, वो थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है। पर लेकिन इनका फ्यूचर में क्या रहेगा वो एक अलग बात है। पर लेकिन यहाँ पे जो थोड़े आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो डेटा फाइनेंशियल का दिखाई दे रहा है, जो इन्होंने रेड हेरिंग और प्रोस्पेक्टस में दे रखा है वो थोड़ा यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 2020 में 7427 और यहाँ पे मार्च 2019 में 7627 है। एंजल ब्रोकिंग के थोड़े उसके स्ट्रेंथ और उसकी क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है देख लेते हैं। तो ब्रोकिंग और एडवाइजरी इनका मेन बिजनेस है। मार्जिन एंड ट्रेडिंग फैसिलिटी इनके पास है। इन्वेस्टर को एजुकेशन देते हैं, जैसे जैसे ये एजुकेट करेंगे वैसे ट्रेडिंग भी बढ़ता जाएगा, नॉलेज बढ़ता जाएगा, और इन्वेस्टर पैसा खुद ब खुद अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और वो खुद ब खुद लगा सकते हैं। ये शेयर्स को अगेंस्ट शेयर्स ये लोन भी देते हैं, रिसर्च सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, और इनकी देख लेते हैं ताकत क्या है। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, जी हाँ दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। एडवांस टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन, इनका रिसेंटली जो ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया है पूरा डिजिटलाइजेशन, और फुल ब्रोकरेज सर्विस ये लोग दे रहे हैं, तो इनका डिजिटाइजेशन बहुत ही अच्छा कदम है।
स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है इनके पास लगातार ये पेंडेमिक में भी इनके देखा जाए तो अदर ब्रोकरेज इनके सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुले थे। पैन इंडिया प्रेजेंस है पूरे इंडिया में, भारत में यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग की आपको ऑफिस दिखाई देगी। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं। आइए देख लेते हैं आईपीओ इनका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ। तो टोटल यहाँ पे हम देख सकते हैं 3.94 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका था। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होना ये अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ओवर सब्सक्राइब होने से उसका लिस्टिंग गेन भी हो सकता है या फिर वो आईपीओ अच्छा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3.94 टाइम्स टोटल इसका जो था सब्सक्रिप्शन में, ये 3.94 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका था और फिर भी ये लिस्टिंग गेन नहीं दे पाया। डिस्काउंट में ये खुला, क्यों खुला वो आगे हम और एनालाइज और डिटेल स्लाइड्स में देखेंगे। देखा जाए तो दूसरी कंपनियों ने इनके बारे में क्या राय दी थी, इनका रिव्यू क्या था। तो एक्सिस कैपिटल का रिव्यू नॉन था, मतलब ये कुछ इन्होंने नहीं बोला था। कैपिटल मार्केट ये न्यूट्रल थे, आप अप्लाई कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, इनके बारे में इनका रिव्यू न्यूट्रल था। फिर दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जनरल ने बोला था कि आप इस आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिलीप दावड़ा इन्होंने बोला था कि ये सब्सक्राइब आप लॉन्ग टर्म पे कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं पर लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि लॉन्ग टर्म मतलब कि 10 साल 5 साल के ऊपर जो रहता है ये लॉन्ग टर्म कहलाता है। आईसीआई डायरेक्ट यहाँ पे इनका रिव्यू भी नन था। मोतीलाल ओसवाल, जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल जैसे दिग्गज कंपनियों ने बोला हुआ है कि ये सब्सक्राइब आप ये कर सकते हो। एसपी तुलसियन, जी हाँ, ये भी बड़े दिग्गज है और इन्होंने बोला है कि ये आप सब्सक्राइब कर। ये सारी दिग्गज कंपनियों ने सब्सक्राइब करने के लिए बोला था और फिर भी ये डिस्काउंटेड में क्यों गया। जी हाँ दोस्तों, अभी भी ये सवाल है, तो आगे हम और देखेंगे। तो इनका स्ट्रेंथ, तो बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, तो ये इनकी एक ताकत है कि इनका शेयर लास्ट 2 साल से इम्प्रूव कर रहा है, तो ये इनकी ताकत है। और दूसरा यहाँ पे देखा जाए उनकी वीकनेस क्या है, तो वीकनेस के अंदर हम देखेंगे कि इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, ROCE डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 ईयर, मतलब यहाँ पे इनका इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल हो रहा है और वो जनरेट प्रॉफिट नहीं कर रहा। तो ROCE मैं आपको डिटेल में बता दूं, ROCE का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये फाइनेंशियल रेशियो है कि एसेस करती है कंपनी की प्रॉफिट और कैपिटल इफिशिएंसी को। आसान शब्दों में बोला जाए तो ये कंपनी कैसे जनरेट करती है प्रॉफिट अपने कैपिटल से, तो यहाँ पे वो थोड़ा दिक्कत है, वो जनरेट नहीं कर पा रही। और डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, जी हाँ दोस्तों, इनका देखा जाए तो नेट कैश फ्लो डिक्लाइन हो रहा है और कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट कैश जनरेट नहीं कर पा रही। और दूसरा इनएफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स का जो ये फंड होता है वो इनएफिशिएंट यूज हो रहा है। ROE डिक्लाइनिंग इन लास्ट 2 ईयर्स। ROE मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी, एक ऐसा मेजर है जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेटेड करता है, वो डिवाइड बाय द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी। और इस हिसाब से हम देखा जाए तो कंपनी की ROE कंसिडर करते हैं नेट एसेट्स वैल्यू से, तो ये यहाँ पे एक दिक्कत है, इनएफिशिएंट यूज हो रहा है शेयर होल्डर्स फंड का। तो इनकी ये तीनों वीकनेस थी, ये वीकनेस के कारण भी हो सकता है कि इसका डिस्काउंट में आना। और दूसरा 52 वीक लो, हाँ इतना ज़्यादा इसमें हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि अभी अभी ये लिस्ट हुआ है शेयर, इसीलिए
इसको 52 वीक लो, अभी तो नीचे ही जा रहा है ये शेयर, पर लेकिन ये 52 वीक लो का, क्योंकि टेक्निकल चार्ट अभी पूरा बना नहीं है, अभी लिस्ट हुई है कंपनी, इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि 52 वीक्स लो को नहीं कंसिडर किया जाए। प्राइस को देखा जाए तो प्राइस विल गो अप, बट हाउ लॉन्ग इट विल स्टे देयर। प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, पर कितनी देर तक वहाँ टिक पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि ब्रोकरिंग बिजनेस ने पूरा चेंज कर दिया है अपना सिस्टम पूरा। क्योंकि जैसे जीरोधा ऑनलाइन और अपस्टॉक्स जैसे फुल सर्विस ब्रोकरेज आ गए हैं मार्केट में, इनसे पता चलता है कि जीरोधा और अपस्टॉक ने सारे दूसरे ब्रोकरेज फर्म की हालत बिगाड़ दी है। जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन में जियो आया और दूसरे टेलीफोनिक कंपनियों की हालत ख़राब कर दी, वैसे ही यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म में जीरोधा और अपस्टॉक में दूसरों की हालत ख़राब कर दी है। तो वो उनका आगे का नज़रिया और फ्यूचर ऑफ द कंपनी कैसे डिसाइड करे ऐसे कॉम्पिटिटिव माहौल में। तो यहाँ पे हमें एक पेशेंस रखना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए कि क्या करना है आगे। और यही एंजल ब्रोकिंग के लेवल आगे की तरफ क्या होंगे वो तो आगे का वक्त ही बताएगा, पर लेकिन इनका शुरुआती डिजिटलाइजेशन हो गया है, इसका मतलब कि ये फुल सर्विस ब्रोकरेज दे रहे हैं, एक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स है और इससे कंपनी का आगे का रुख बहुत ही अच्छा रहेगा, वो हम अनुमान लगा सकते हैं। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हम देखें तो यहाँ पे 52% बाई के लिए रिकमेंड किया गया है। ये ऑनलाइन सर्वे होता है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट से हमने लिया है और यहाँ पे 52% लोग बोल रहे हैं कि ये शेयर बाई किया जाए। हो सकता है कि ये अभी के लेवल पे ये जो प्राइस है वो अच्छा प्राइस हो, करेक्ट हो गया है इनका प्राइस और यहाँ से ये पिकअप कर सकते हैं शेयर, पर लेकिन ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट ऑनलाइन से लिया गया है कि डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 25% लोग बोल रहे हैं कि सेल किया जाए और 23% लोग बोल रहे हैं कि उसको होल्ड किया जाए। अब डिसीजन आपके ऊपर है, इसके अंदर कैसा स्टेप लिया जाए। Investor can exit fully or partially and invest in other stock in the same industry that are better placed, analyst said. Analyst कहते हैं कि इसके अंदर आपको फुल्ली एग्जिट या पार्शली एग्जिट हो जाना चाहिए और जो पार्शली एग्जिट हुए हैं इनको उनकी जो सिमिलर कंपनी है उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। एंजल ब्रोकिंग लिस्टिंग लुक्स मोर लैकलस्टर, मतलब कि इनका लस्टर पहले से वीक था कंपेयरिंग टू माइंडस्पेस, बिजनेस पार्क, रियोट, रूट मोबाइल, रोसारी बायोटेक, एपीएस माइंड, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स और केम्स। ये सारे शेयर्स 10% प्रीमियम पे लिस्ट हुए, पर लेकिन एंजल ब्रोकिंग का डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ क्योंकि पहले से लैकलस्टर इसके अंदर दिखाई दे रहा था। मनाली भाटिया हेड रिसर्च रुद्रा स्पेस के स्टॉक ब्रोकर्स एडवाइस करते हैं कि ये स्टॉक में से आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। As we recommended avoiding the issue, we suggest to avoid buying on the listing day as well. Peers such as ICICI Securities and IIFL Securities are better option and they offer higher return ratios. जी हाँ दोस्तों, ICICI Securities और IIFL Securities इनकी peers group of companies है, मतलब कि इनकी similar companies है। IIFL और ICICI Securities दोनों का ROE ICICI Securities का 44.32% है और IIFL Securities का 26.39% है। वो देखा जाए तो एंजल ब्रोकिंग कंपनी से
तो बेहतर ही ROE रिटर्न है। तो यहाँ पे सजेस्ट है कि आप सिमिलर कंपनी इनकी जो दो है ये इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन द अपर प्राइस बैंड ऑफ 306 द स्टॉक इज अवेलेबल एट PE रेशियो 26.75 विच इज हायर कंपेयर टू पीयर्स ग्रुप। मतलब कि इनका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है 26.75 वो दूसरी उनकी जो पीयर्स कंपनी ICI सिक्योरिटीज, IIFL सिक्योरिटीज से कंपेयर किया जाए तो ऑलरेडी ज़्यादा है। ब्रोकरेज हाउस हेवीली लिटिगेटेड विथ इश्यूज एंड पंच विथ नोटिस। इनको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही पंच मिले हुए हैं। पंच मतलब कि इनको बहुत ही इफेक्ट हुआ है क्योंकि इनको नोटिस मिली हुई है, बहुत सारी नोटिस मिली हुई है। वो नोटिस ऐसी होती है जो इनको आगे के काम में दिक्कत आ सकती है। अर्लियर सेबी ने बैन किया था ट्रेडिंग करने के लिए उनके एक पार्टनर ललित टी ठक्कर को 2 साल के लिए। सेबी ने ऑलरेडी एक ललित टी ठक्कर इनके जो प्रमोटर है उनको 2 साल के लिए प्रमोटर्स को बैन किया हुआ था। कंसिडरिंग ये सारे फैक्टर्स हम बिलीव करते हैं कि उनका लेवल 180 से 225 रुपये तक डाउन में आ सकता है। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो ये भी कारण हम देख सकते हैं कि इनको नोटिस मिली हुई और इनके प्रमोटर ललित ठक्कर को 2 साल के लिए बैन किया गया है, इसीलिए ये मार्केट डिस्काउंटेड प्राइस पे लिस्ट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि एंजल ब्रोकिंग में स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, उसको थोड़ा और करेक्शन होने दीजिए। करेक्शन हो जाने के बाद इस काउंटर में आप पैसा लगा सकते हैं, ऐसा गर्ग बोलते हैं। और ही इज नॉट ओवर बेरिश ऑन दिस सेक्टर एज सीज डिसेंट ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 years। 5 साल तक इसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद ये रखते हैं। As we recommended avoiding this issue, we suggest to avoid buying on listing days as well। जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पे आपको इशू जब होता है शेयर आपको बाइंग नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो इनकी पीयर्स ग्रुप कंपनी है ICI सिक्योरिटीज और IIFL सिक्योरिटीज उसके अंदर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है कंपेयर टू द एंजल ब्रोकिंग के। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने बोला था कि ये अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी कंपनी मोतीलाल ब्रोकरेज इन द फॉर्म्स ऑफ वैल्यूएशन और ग्रोथ में और वैल्यूएशन में ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी और जेम फाइनेंशियल भी परफॉर्मेंस अच्छा दे सकती है और ये इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इंक्लूड होना चाहिए। तो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे ये स्टॉक ऐड करने के लिए बोला है। एंजल ब्रोकिंग एक लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकरिंग हाउस इंडिया का है और ये इनके एक्टिव क्लाइंट्स NSE 2020 में बहुत ही एक्टिव क्लाइंट्स इनके बढ़ गए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी ऑफर कर रही है, एडवाइजरी सर्विस ऑफर कर रही है, मार्जिन फंडिंग दे रही है, लोन अगेंस्ट शेयर दे रही है और इनका फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू क्लाइंट भी बढ़ गया है। कंपनी रेस कर रही है 600 करोड़, उसके अंदर से फ्रेश इश्यू 300 करोड़ है और ये यूज करेगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, और बाकी का जो अमाउंट 300 करोड़ है वो प्रमोटर और इन्वेस्टर को देगी। ग्रेग बिलीव करते हैं कि एंजल ब्रोकिंग का ब्राइटर साइड ऑफ द इंडस्ट्री है और ये शिफ्ट टू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्यों हुआ है, क्योंकि ऑफलाइन से इन्होंने ऑनलाइन हो गए ये लोग, तो दोनों ही सर्विस ऑफलाइन और ऑनलाइन, और यहाँ पे ये फुल सर्विस ब्रोकर हो गए हैं, इसीलिए ये एक ब्राइटर साइड है एंजल ब्रोकिंग के लिए। Apart from brokering business,
ब्रोकरिंग बिजनेस इनका कोर बिजनेस है। इनके अलावा ये अपना फुल सर्विस ब्रोकरेज दूसरी एरिया परफॉर्मेंस के अंदर दे रही है, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट सर्विस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, इंश्योरेंस ब्रोकरिंग, म्यूचुअल फंड्स। ये सारी अलग कोर बिजनेस के अलावा ये यहाँ पे इनका ध्यान फोकस होने वाला है और ये ही हेल्प करेगी अपने रेवेन्यू बूस्ट करने के लिए। और यहाँ पे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक इनका शेयर भी बढ़ जाएगा। और सो देयर इज ए स्कोप ऑफ ग्रोथ। हाँ, ये इनका ग्रोथ का एक स्कोप है और इन दिस सेक्टर बट द कंपनीज हैव टू इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट देयर स्ट्रेटजीज एज वेल। हाँ जी, और इनकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ये लगातार कंपनी इनका परफॉर्मेंस दे और इसके अंदर ग्रोथ दिखाए, तभी ये शेयर्स आगे के फ्यूचर्स में उनका बड़ा ही प्रॉफिट और आगे बढ़ पाएगा। जी, एंजल ब्रोकिंग एडवाइजरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का डिजिटलाइजेशन यहाँ पे हमने देखा है बहुत ही बेहतरीन है और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, हमने पूरा ये एंजल ब्रोकिंग का डेटा एनालिसिस रिव्यू किया और यहाँ पे थोड़ी बात हम ये भी ऐड करना चाहेंगे कि इन्होंने जब ये कंपनी में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जब दिया तो उनके अंदर उनकी सारी जो वीकनेस है वो भी दिया। वो अपरेंट वीकनेस यहाँ पे बोली जाती है जो कि दूसरे यूट्यूबर्स और डिजिटल ब्लॉगर्स ने यहाँ पे इनका जो कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव मतलब कि कम है ऐसा रिप्रेजेंट किया। और यही जो बात दूसरे लोग जैसे कि दिग्गज मोतीलाल ओसवाल और दूसरे लोगों ने बताया कि ये लोग सब्सक्राइब करना चाहिए ये आईपीओ, पर लेकिन यहाँ पे जो इमोशनल जो इनका मार्केट में जो सेंटिमेंट पकड़ लिया, जो थोड़ा डेटा थोड़ा उनकी इमेजिनेशन से या फिर उनके इंटरप्रिटेशन से थोड़ा ट्विस्ट हो गया और ये मार्केट ने इमोशनल और ये नेगेटिविटी पहले पकड़ ली, क्योंकि मार्केट इमोशनल फीलिंग जल्दी से पकड़ लेता है, नेगेटिव फीलिंग्स जल्दी से पकड़ लेता है। इसीलिए ये यहाँ पे यही हुआ। ये जो हालांकि और सब्सक्राइब ये आईपीओ हो चुका है, पर लेकिन ये इमोशनल और नेगेटिव थोड़ा होने से यहाँ पे जो इनका मार्जिन, जो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो डिस्काउंट में चला गया और लिस्टिंग गेन इनको नहीं मिला, डिस्काउंट में खुला और मार्केट में खुलने के बाद भी थोड़ा ये नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी मार्केट में इमोशनल और इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट अभी थोड़ा चालू है। वो क्यों होने से, क्योंकि इनका जो भी दिया हुआ था पॉइंट वो यहाँ पे थोड़ा गलत साबित हुआ। इनका लगातार जो फाइनेंशियल डेटा डाउन जा रहा है और इनको यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स ने ऐसा रिप्रेजेंट किया कि वो मार्केट में ज़्यादा ही इफ़ेक्ट हो गया और यहाँ पे इसका रिजल्ट आया। क्योंकि अगर देखा जाए तो एंजल ब्रोकिंग वो 20 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, दो दशकों से इनका ये जो ब्रांड नेम बना है उनके पास कुछ तो है, इसलिए ये 20 साल तक टिक पाए। और इनके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और कैश फ्लो यहाँ पे जो थोड़ा ट्विस्ट करके या फिर ऐसा करके इंटरप्रेट किया गया है या फिर बताया गया है, उससे थोड़ा कंपनी को नुकसान हुआ है। इनका जो लिस्टिंग गेन होना चाहिए वो नहीं हुआ है और नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे देखी गई है। पर लेकिन देखा जाए तो ये फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फ्यूचर में भी ये कंपनी आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो डिजिटल सर्विस इनका एक प्लस पॉइंट है। और देखा जाए तो ये लॉकडाउन में भी इनके डीमेट अकाउंट दूसरी कंपनियों से ज़्यादा खुले हैं और ये पूरा कंपनी डिजिटलाइजेशन के लिए चला गया है और ये कंपनी के फेवर में है कि यही इनको आगे की तरफ इनका रेवेन्यू बढ़ाने वाली है। और जो आज लोग इनका डेटा इंटरप्रिटेशन गलत बता रहे हैं और जो इनका ग्रोथ स्टोरी आगे नहीं होने वाला बोल रहे हैं, वही लोग कल
इनकी वाहवाही लुटाते होंगे। इसीलिए आपको इस कंपनी में थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। और ये कंपनी, इसका जादू, इसका नाम ही एंजल है, इसीलिए इसके पास एंजल की छड़ी है और ये जादू आपको दिखाएगी और ये ज़रूर आपको आगे की तरफ रेवेन्यू बढ़ता हुआ, ग्रोथ और इसका शेयर प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर कोई ऐसा कुछ भी आपको बोले यूट्यूब और डिजिटल लॉगर्स में, आपको वो कुछ जानने को मिले और उससे इन्फ्लुएंस होके आप वो स्टेप ले, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको भी थोड़ा अपने आप थोड़ा रिसर्च और डेटा एनालिसिस और मार्केट में थोड़ा देखना चाहिए, फिर बाद में ही उसका अनुमान लगा के डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसा इमोशनल फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग ये सब आती रहती है मार्केट में, और ये मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमारा ये अनुमान है कि आगे की तरफ ये अच्छी कंपनी है और फंडामेंटल भी अच्छा है और ये ज़रूर आगे की ओर ये अपना काम और ग्रोथ और परफॉर्मेंस दिखाएगी। अगर आपको ये दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले देख सके। और जिन लोगों को ये नेगेटिव जो ख्याल आ रहे हैं उन लोगों को ये मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि एंजल ब्रोकिंग में क्या उनका प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है, और क्यों ये लिस्ट हुआ नेगेटिव, मतलब कि डिस्काउंट में ये क्यों लिस्ट हुआ। यहाँ पे मैंने पूरा डेटा एनालिसिस किया है। मैं यूटीआई के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि उसका डिस्काउंटेड प्राइस क्यों चल रहा है। अगर आपको ये बात अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको इंटरेस्ट है यूटीआई का डिस्काउंट में क्यों चल रहा है, क्योंकि मार्केट में खलबली होती रहती है और किस कारण हुआ ये हमें थोड़ा डेटा एनालिसिस और रिसर्च करना पड़ता है। पर आपका डिसीजन आपके हिसाब से, आप इन्फ्लुएंस मत होइए मार्केट में, जो भी कहता है उसके, आपका डिसीजन आप खुद ले और आप सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजन ले। मैं ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ और कमाने के मौके लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हूँ निकुंज टेक सुविचार से, तो मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।